तो दोस्तों अब हम आगे भू राजस्व प्रणाली की चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कभी कभी अलग से भी एक टॉपिक के रूप में बोल दिया जाता है, तो इसलिए हम इसको विशेष रूप से एक अलग पेज पर पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भू राजस्व प्रणाली में 3 आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं: अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसके बाद फिर इसको नक्शे के साथ हम कैसे मेंस के पेपर में प्रस्तुत करेंगे, ये भी मैं जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो उसके बाद में मेंस के पेपर में कैसे इसको प्रस्तुत करेंगे वो भी दिखाऊंगा इफेक्टिवली, ताकि अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो भारत में अंग्रेजों ने 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी: बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी इसको कहते हैं, उसको लागू किया था। ये लगभग 19% भूभाग पर लागू था। दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी थी, जो मुंबई और महाराष्ट्र के क्षेत्र में था और अधिकतर असम में था और अन्य भागों में ही प्रचलित था। ये लगभग 51% था भूभाग पर लागू हुआ था। और तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी की, जो उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में प्रचलित की गई थी और समस्त भूभाग के 30% पर लागू था। कभी कभी मित्रों इसमें प्रतिशत के आधार पर सजाने के लिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन था, सबसे कम कौन था। तो इस प्रकार से मैंने इसके लिए कोड बनाया था समर। स से होता है अस्थायी बंदोबस्त, म से है महालवाड़ी और र से है रैयतवाड़ी। और आप देखेंगे तो उसमें क्रमिकता मिल जाती है। स्थायी बंदोबस्त में 19 मतलब लगभग 20%। तो ये समर का मतलब होता है कि 20, 30 और 50। तो 20% भूभाग पर जो कि है आपको स्थायी बंदोबस्त, स से समर, स से स्थायी बंदोबस्त, उसमें 20% भूभाग, 19% भूभाग, म से महालवाड़ी, उसमें लगभग 30% भूभाग और र से रैयतवाड़ी, उसमें लगभग 50% भूभाग। तो आप इस तरह से ये 51% भूभाग, सॉरी, तो इस तरह से आप र से रैयतवाड़ी, उसमें 51% भूभाग। तो इस तरह से आप समर अगर कोड याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त 19%, 20% के आसपास का था तो 19%, और महालवाड़ी में 30% और उसके बाद रैयतवाड़ी में 51% भूभाग सम्मिलित था। ये प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। इसके बाद अब हम स्थायी बंदोबस्त की चर्चा करते हैं, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त कभी कभी टॉपिक्स के रूप में अलग से भी आ जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि अभी आएगा तो पूरा भू राजस्व प्रणाली ही आएगी। और मित्रों मैं यहाँ आपको ये जरूर बता दूं कि जैसा हम चैप्टर में देखते जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी वो जो पूरे ब्रेन डायग्राम बना करके दिए थे पिछले वीडियोज में, तो अगर कोई भी टॉपिक आपको इस ब्रिटिश भारत के जो प्रभाव से आता है तो आप शुरुआत वहीं से ही करेंगे जहाँ से कि हमने दिया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम शुरुआत करेंगे जी। हम शुरुआत किसी भी टॉपिक का आएगा, चाहे ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभाव को लेकर कुछ भी आए, लेकिन हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल ही रजनीकांत दत्त से, बल्कि आत्मनिर्भर भारत यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले हम ये जाएंगे, फिर इसका उल्लेख करेंगे, उसके बाद हम ये रजनीकांत दत्त जी के तीनों पॉइंट्स का उल्लेख करेंगे, फिर हम इतिहास में जाएंगे इसके, उसके बाद हम धन निकासी के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जो मैंने आपको तीनों नाम बताए थे उनका उल्लेख करते हुए। अगर आपको बिग पॉइंट्स के रूप में छोटा भी लिखना है, तब भी आप इन चीज़ों का शुरुआत आप बिल्कुल यहीं से ही करेंगे। आप शुरुआत यहाँ से करेंगे, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद तब चौथा आएंगे। तो मान लीजिए अगर भू राजस्व प्रणाली भी आपको केवल लिखनी है तो आप क्रमिकता की शुरुआत हमेशा ध्यान रखिएगा मेंस के प्रश्न पत्र में कि आप यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले आप आत्मनिर्भर भारत की कृषिगत व्यवस्था को दिखाते हुए, निर्यात करने वाली वस्तुएं और बाकी इन पर अर्थव्यवस्था को दिखाते हुए, रजनीकांत दत्त जी की ये तीनों टेबुलेशन को दिखाते हुए, उसके बाद भारतीय इतिहास के, अगर आपको बहुत शॉर्ट करना है तो बिल्कुल जितने यहाँ शब्द लिखे हुए सिर्फ उतने का ही आप कर दिए, ताकि जांच करने वाले को ये पता चल जाए कि नहीं आपको इस विषय में जानकारी पूरी है। फिर उसके बाद धन निकासी सिद्धांत को दिखाएंगे। धन निकासी सिद्धांत में जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वो सब कुछ बताते हुए तब उसके बाद भू राजस्व प्रणाली पर आएंगे और यहाँ पर आप तीनों का उल्लेख करेंगे। तो हम तीनों का अलग वीडियो जरूर ही बना के दे रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि मेंस के प्रश्न पत्र में जो भी होगा तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। धन्यवाद जी। आप चलते हैं आगे। स्थायी बंदोबस्त।
ठेके पर भूभाग वसूल करने की व्यवस्था बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी में लागू होने के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। मोहम्मद रजा खान को बंगाल के नायब दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने अधिक से अधिक कर वसूलने के लिए 1765 ईस्वी में ही बिना परीक्षण की भूमि की नीलामी कर दी थी। तो 1769 में, थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूंगा तो बढ़िया रहेगा, 1769 ईस्वी में अमीरों को हटा करके रेवेन्यू सुपरवाइजर की नियुक्ति कर दी गई थी और 1771 ईस्वी में मुर्शिदाबाद तथा पटना में रेवेन्यू काउंसिल और कंट्रोलिंग कमेटी की स्थापना कर दी गई थी। इस समय भू राजस्व वसूली में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ था। कमीशनखोरी अपने चरम स्तर पर थी। वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में केंद्रीय खजाने को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता जो उसमें कलकत्ता ही था, वहां पर स्थानांतरित कर दिया था और इस समय लगान का पंचसाला व्यवस्था, मतलब कि 5 ईयर प्लानिंग से उसमें लगान वसूली की चल रही थी। ये स्थायी बंदोबस्त की चर्चा में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पंचसाला व्यवस्था चल रही थी और उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली के अधिक अधिकार दे दिया जाता था। 1777 ईस्वी में इस व्यवस्था को समाप्त सालाना बंदोबस्त कहा गया, मतलब जो पहले 5 साल के लिए ठेकेदारी दी जाती थी, बाद में वो 1 साल के लिए ठेकेदारी दी जाने लगी। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के माध्यम से कंपनी को बंगाल में स्थायी भू प्रबंध करने का सुझाव दिया गया था और 1786 ईस्वी में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आए और उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था को उनकी समस्या पर विचार करने के लिए रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कर दी थी। और इसके बाद सर जॉन शोर और चार्ल्स जेम्स ग्रांट, ये 2 लोग रेवेन्यू बोर्ड में सम्मिलित थे। किसी खास निष्कर्ष पर तो ये नहीं पहुंचे, लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू कर दी थी। कॉर्नवालिस ने भू बंदोबस्त में जमींदारों को लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया था और 1790 ईस्वी में स्थायी में वार्षिक लगान की जगह 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू कर दी गई थी। तो ये 5 वर्षीय, 1 वर्षीय और 10 वर्षीय कभी कभी ये सिविल सर्विस पूछ देता है, तो आप जरूर याद रखेंगे कि 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय व्यवस्था लागू कर दी गई थी स्थायी बंदोबस्त को लेकर के। लेकिन 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसी व्यवस्था को फिर स्थायी कर दिया गया था और जिससे स्थायी बंदोबस्त या स्तंभदारी या जमींदारी या जागीरदारी व्यवस्था या मालगुजारी की व्यवस्था कहते हैं। तो आप मालगुजारी और महालवाड़ी इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। स्थायी बंदोबस्त को मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं और महालवाड़ी तो एक अलग व्यवस्था है। इसके बाद लगान की दर जमींदारों और उनके अधिकारियों के लिए निश्चित कर दी गई थी और जो भविष्य में बदली नहीं जा सकती थी। तो जब ये ठेका दिया जाता था तभी ये वसूल निश्चित कर दिया जाता था कि आपके यहाँ किस दर से लगान वसूल की जाएगी, ताकि और बाद में इसे बदला नहीं जाता था। इस व्यवस्था में जब तक जमींदार लगान एकत्र कर कंपनी को देते रहते थे, उनके अधिकार सुरक्षित रहते थे। इस सीमा के अंदर उन्हें भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया था और इस प्रकार से कॉर्नवालिस ने जॉन शोर की सलाह पर यह तय किया कि अपनी सेवाओं के बदले में जमींदार लगान का 11वां भाग 11% अपने पास रखे और शेष भाग मतलब 89% कंपनी के खजाने में जमा कर दे। यदि निर्धारित लगान पर कुछ भाग भी अदा न हो पाता तो जमींदार की लगान के अधिकार को छीन लिया जाता था। तो मित्रों, ये अस्थायी बंदोबस्त के बारे में है। इसमें आप ये जरूर देखेंगे कि जमींदार एक वर्ग जो की है विकसित करने का प्रयास किया गया था। मैं आपको इसके बारे में डिटेल अभी बताऊंगा। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त में बंगाल की भूमि का स्वामी जमींदार को मान लिया गया था और उसके द्वारा दिए जाने वाले लगान हमेशा के लिए निर्धारित कर दिए गए थे। इस बंदोबस्त में सरकार को भू राजस्व में होने वाली वार्षिक आय सुरक्षित हो गई थी तथा लगान वसूली पर होने वाले सरकारी व्यय समाप्त हो गए थे। इस कार्य में लगे सरकारी तंत्र और कर्मचारियों को दूसरे प्रशासनिक कार्यों में लगा दिया गया। इस व्यवस्था में जमींदारों के हितों को सुरक्षित कर उन्हें अपने जमींदारी के विकास को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा जमींदारी प्रथा में छोटे छोटे जमींदार भी उभरे जो बड़े जमींदारों से कुछ भाग लगान वसूलने के लेते थे। परिणाम स्वरूप पटनी तालुका तथा आश्रित भूधृत व्यवस्था का जन्म हुआ।
इस व्यवस्था में निश्चित किराए पर जमीन के कुछ भाग सिकमी के रूप में भी दे दिए गए और 1819 ईस्वी में इस व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिल गई। सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजभक्त जमींदार के रूप में मिल गए तथा इस वर्ग ने संकट के समय में कई बार सरकार का सहयोग किया। यह भू राजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अलावा असम, उत्तर प्रदेश, बनारस, गाजीपुर खंड और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, किसानों का सरकार से संपर्क नहीं हो पाना, कंपनी की आय में कमी और सूर्यास्त कानून इसकी प्रमुख समस्याओं में से एक है। तो यह प्रावधान था कि निश्चित सूर्यास्त कानून के विषय में आपको बता देता हूँ कि एक निश्चित दिन के सूर्यास्त तक भू कर जमा कर देना अनिवार्य था और अन्यथा किसान की जागीर जब्त कर ली जाती थी। और इस व्यवस्था का दोष था कि इससे जमींदारों के बीच में भी भय व्याप्त हो गया था। और यहाँ स्थायी बंदोबस्त के लाभों तथा हानियों के परिचय में कुछ इतिहासकारों के मतों का हम उल्लेख जरूर कर सकते हैं यदि आपके पास स्पेस होगा और यदि यह विशेष रूप से पूछा गया हो तब आप जो कि मुख्य परीक्षा में इसको कोट करेंगे। आर.सी. दत्त जी ने कहा था कि यदि स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य बंगाल में पूर्णतया राजभक्त जमींदारों को उत्पन्न करना था तो इस उद्देश्य की पूर्ति में वो बहुत अत्यधिक सफल हुआ था। इसी तरह से P.E. रॉबर्ट्स के अनुसार स्थायी भूमि व्यवस्था ने ब्रिटिश शासन को स्थायित्व और लोकप्रियता प्रदान की थी। प्रांतों को सबसे अधिक समृद्धशाली बनाने में इसने सहयोग किया था। लेकिन वो जिन प्रांतों की बात कर रहे हैं वो ब्रिटिश शासन में एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाया था उसने, क्योंकि अभी आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्च था, प्रशासन का जो खर्च था वो कम हो गया था और प्रशासनिक अधिकारी जो खाली थे उन्हें दूसरे कार्यों में फिर लगा दिया गया था, जो पहले जो लगान वसूली के कार्य किया करते थे उन्हें। इसी प्रकार से आर.सी. दत्त जी ने इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1793 ईस्वी का स्थायी बंदोबस्त बुद्धिमत्तापूर्ण और सफल था। चर्चा का अगला बिंदु है रैयतबाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मान करके उसके साथ लगान देने की शर्तें तय कर ली जाती थी और लगान की शर्तें अस्थायी और परिवर्तनशील थी। बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में लागू थी जो कि लगभग 51% था। और 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। 1820 से 27 ईस्वी में जब मुनरो मद्रास के गवर्नर बने थे तब उन्होंने रैयतबाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतबाड़ी व्यवस्था को 1825 ईस्वी में लागू किया गया था। इसे लागू करने में एल्फिंस्टन और चैपलिन के रिपोर्ट की प्रमुख भूमिका थी। 1835 ईस्वी के बाद विग्नेट ने रैयतबाड़ी व्यवस्था में सुधार किया था। यह व्यवस्था 1858 ईस्वी तक संपूर्ण दक्कन में और अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर दी गई थी। उसमें 30 वर्षों के बाद लगान के दर की समीक्षा की व्यवस्था की गई थी। रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रमुख लाभ ये था कि सरकार और किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो गया था। भूमि पर निजी स्वामित्व का लाभ जनसंख्या के एक बड़े भाग को मिल रहा था। इस व्यवस्था के दोष यह थे कि इनके अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दरें भी काफी ऊंची थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों के चंगुल में फंसते चले गए। बाद में महाजन और किसानों के बीच संघर्ष होता है और ये ध्यान देने योग्य है कि कृषि भूमि का 51% भाग रैयतबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत था, जिससे कि यह रैयतबाड़ी व्यवस्था तत्कालीन भारत की सबसे ज्यादा कृषि भूमि पर लागू की गई व्यवस्था थी। के बाद अगला टॉपिक है महालवाड़ी। ये एक मैप मुझे मिल गया था नेट पर, तो मैंने सोचा कि आपको मैप के जरिए भी बताते चलें। और मित्रों ये खास तौर पर ध्यान रखें कि आप अपने देखने के लिए भी एक ऐसा मैप लेंगे जिसके आउटलाइंस बिल्कुल क्लियर हों और थोड़े से मतलब गाढ़े कर हों,
क्योंकि देख करके हम बहुत कुछ सीख लेते हैं और उसके बाद हमें जो कि है इसका उत्तर देते समय मुख्य परीक्षा में मैप भी दिखाना पड़ेगा। तो आपको मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सबसे पहले ये भारत का एक नक्शा बनाना है, या आप कोशिश करेंगे कि आप यहीं से साउथ की तरफ बताएंगे, क्योंकि उस समय थोड़ा सा यहाँ पाकिस्तान का एरिया भी था, तो इसलिए आप साउथ का दिखाएंगे और उसके बाद यहाँ से एक मोटा फिगर आप ऐसे बनाते हुए पाकिस्तान, और इधर तो आप मैप का जो चयन करेंगे अपने देखने के लिए वो वाइब्रेंट कलर के हों, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर के ऐसे दिखाई पड़े, और ख़ास तौर पर आउटलाइंस उनकी बिल्कुल क्लियर और गाढ़ी हो। ये थोड़ा सा हल्का है, यदि मुझे कभी गाढ़ा मिला तो मैं आपको वो भी रखूँगा अपने लिए, ताकि आप लोगों को प्रस्तुत कर सकूँ। तो इसमें आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि जो कि है आप लोगों को वो मैप देख करके भी काफ़ी कुछ याद हो जाएगा, और फिर हम अंदर अंदर सीख जाते हैं, और उससे जो कि है हम मुख्य परीक्षा के समय जब उत्तर पुस्तिका तैयार करेंगे अपनी, तो वहाँ पर हम ये मैप दिखा सकते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं महलवाड़ी की। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव 1819 ईस्वी में हार्ट मैकेंजी ने दिया था। तो इस व्यवस्था के संदर्भ में उन्होंने ये सुझाव दिया था कि भूमि का सर्वेक्षण कर लिया जाए और भूमि से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का ब्यौरा रख लिया जाए। लगान के निर्धारण के लिए गांव के समूह को इकाई बना दिया जाए, यानी गांव में एक समूह तैयार कर लिया जाए, उसको इकाई बना दिया जाए, तथा निर्धारित लगान की वसूल करने का दायित्व गांव के मुखिया को दे दिया जाए। मैकेंजी के उपरोक्त प्रस्तावों को 1822 ईस्वी में रेगुलेशन 7 के माध्यम से कानूनी रूप दे दिया गया, और इस रेगुलेशन के तहत भूमि कर भू उपज का 80% निर्धारित कर दिया गया। समय के साथ रेगुलेशन 7 को लागू करने में जब कुछ समस्या उत्पन्न हुई तो 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिंग के समय में इसे संशोधित करके रेगुलेशन 9 पारित किया गया, और जिसे मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने क्रियान्वित किया। नए अधिनियम में व्यवस्था की अवधि को 30 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया। भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 66% तय किया गया, और इन सुधारों के कारण मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भू राजस्व का जनक माना जाता है। और उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, मध्य प्रांत और पंजाब में, तो पंजाब में, मध्य प्रांत में यानी कि इधर एरिया में, और दक्षिणी भारत में और कुछ उत्तरी भारत में प्रस्तुत था। और मैप के माध्यम से आपको ज़्यादा क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा। हालांकि मैं ये जरूर कहूँगा कि ये मैप जो कि है वो रैयतवाड़ी महलवाड़ी से संबंधित नहीं है, ये सिंपल भारत का मैप है, और मैंने सिर्फ आउटलाइन को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ दिखाया है ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। इसको आप इस टॉपिक से जोड़ के नहीं देखेंगे। जब आप उत्तर पुस्तिका तैयार करेंगे तो आप सिंपल भारत का एक मैप ड्रॉ करेंगे। मैं देखता हूँ तो कोई अगर ऐसा मिल जाएगा तो आपको दे दूँगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 30% भूमि सम्मिलित थी। 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में सहारनपुर नियम के अनुसार लगान की राशि 50% निर्धारित की गई थी, किंतु इसमें भविष्य की बढ़ोतरी को भी ध्यान में रखा गया था। इस तरह से किसानों के ऊपर इस व्यवस्था के अंतर्गत बहुत अधिक बोझ पड़ गया था, और ब्रिटिश भारत में भू राजस्व की तीनों पद्धतियों में भू राजस्व की दरें बहुत ऊंची थी, जैसा कि आपने देखा है, और कृषक वर्गों की दया अत्यंत शोचनीय और दयनीय हो गई थी। इस बढ़ती हुई दुर्दशा की ओर शासक वर्ग ने कभी भी ध्यान नहीं दिया था। ब्रिटिश सरकार का एकमात्र लक्ष्य अधिक से अधिक भू राजस्व का संग्रह करना था, और कृषि उत्पादन के साधनों में तथा किसानों की दशा में सुधार करने की कोई इच्छा नहीं थी। साथ ही देश के साधन संपन्न वर्ग जैसे जमींदार, धनी कृषक वर्गों को प्रसन्न भी रखना था सरकार को, इसलिए दीन दुखी कृषक वर्ग जो कि है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हुआ था सरकार का। तो दोस्तों, तत्कालीन अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली जो नीतियां थी, जो टूल्स थे, उनके अंतर्गत अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन के आर्थिक नीतियों का प्रभाव देश की कृषि अर्थव्यवस्था एवं उत्पादन पर अधिक पड़ा। भू व्यवस्था में परिवर्तन के बाद अब बारी थी कृषि उत्पादन में परिवर्तन करने की, क्योंकि हम देख चुके हैं कि भू व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, दस्तकारी को समाप्त कर दिया गया, और दर्जनी प्रथा के माध्यम से जो यहाँ निर्माण हो रहा था वस्त्रों का, उनको भी एक तरह से समाप्त कर दिया गया। तो इसके कारण जो मजदूर थे, जो दस्तकार थे, जो जुलाहे थे, किसान बन गए,
अब कृषि पर भी जो कि है, जो आजीविका का मुख्य साधन था, यहाँ पर प्रहार कर दिया गया। तो 19वीं सदी से पहले भारतीय कृषक आजीविका के लिए कृषि करता था और 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की तीव्रता लाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, जिसका माध्यम भारतीय कृषि बन सकता था। किसानों को जबरन ऐसी फसलें तैयार करने और उत्पादित करने के लिए बाध्य किया जाने लगा जिनको बाजार में आसानी से बेचा जा सकता था। उनसे नगदी फसल की संज्ञा दे दी गई। नगदी फसलों में विदेशी पूंजी का निवेश आरंभ हो गया और वे नगदी फसलें मुख्य रूप से कपास, रेशम, नील, अफीम, चाय और कॉफी थी। चाय और कॉफी के बगान पूर्णतः विदेशी पूंजी के नियंत्रण में थे। किसी भारतीय का इसके उत्पादन में कोई हाथ नहीं होता था। पोस्ता और नील की फसलें तो किस रूप में और किस सीमा तक की जाएंगी, इसे भी सरकार तय करती थी। कपास और कच्चा रेशम ब्रिटेन के बुनकरों के लिए उगाया जाता था, साथ ही चीन को भी बेचा जाता था। अफीम की तस्करी भी चीन को की जाती थी। चाय की फसल उगाने पर विशेष बल दिया जाता था ताकि ब्रिटेन को चाय के लिए चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़े। 1833 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने की अनुमति मिली और इस अधिनियम से चाय और चीन के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार भी समाप्त हो गया। भारत में पहला चाय बागान 1853 ईस्वी में असम में लगाया गया। असम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी 1839 ईस्वी में की गई थी, जो पहली भारतीय चाय कंपनी थी। चाय बागानों में काम करने के लिए नागपुर से बंधुआ मजदूर लाए जाते थे और उनका शोषण बहुत अधिक किया जाता था। इस प्रकार कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषकों और मजदूरों का शोषण बढ़ गया। नील की खेती और उसके द्वारा कृषकों के शोषण की कहानी को नील दर्पण उपन्यास में पढ़ा जा सकता है। भूमि कर अत्यधिक होने के कारण भारतीय किसान ऋण के चक्रव्यूह में फंस गए। कभी कभी तो इसे अपनी खड़ी फसल कम कीमत में बेचनी पड़ती थी। बाद में व्यापारी उस पर मुनाफा कमाते थे। खेती करना अब घाटे का सौदा हो गया था। लगान समय से न दे पाने पर और ऋण न चुकाने पर किसानों को अपनी जमीन से वंचित कर दिया जाता था। अतः खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी थी। 1928 ईस्वी में कृषि पर शाही आयोग की स्थापना की गई और जिसने दास्ता को अपनी रिपोर्ट में दर्शाया था। बिहार और उड़ीसा में तो कमियोटा नाम की एक प्रथा प्रचलित थी। कमियां लोग अपने मालिक के बंधुआ मजदूर होते थे। तमिलनाडु में पनियाल और गुजरात में हाली समूह कृषि दास के रूप में हुआ करते थे। 1920 में कमियोटी प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया, लेकिन व्यवहार में यह प्रथा बहुत बाद तक नहीं आ पाई थी। कृषि के व्यवसायीकरण का एक परिणाम बंधुआ मजदूरी के रूप में सामने आया। दूसरा अकाल के रूप में था। नगदी फसल के लालच में खाद्यान्न उत्पादन न होने से 1866 भयंकर अकाल पड़ा था। अब हम जो तत्कालीन अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली नीतियां थीं, उनका अध्ययन कर चुके हैं और इन सभी व्यवस्थाओं के होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा था और तत्कालीन समय में भारतीय समाज पर प्रभाव क्या पड़ा था, इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि भारत में यदि अकाल पड़ा था और दरिद्रता आई थी, भीषण गरीबी आई थी, तो उसका कारण क्या था, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो कृषि के व्यवसायीकरण का एक परिणाम बंधुआ मजदूरी के रूप में सामने आया और दूसरा अकाल के रूप में सामने आया। नगदी फसल के लालच में खाद्यान्न उत्पादन नहीं होता था और 1866-67 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा। आपदा का इसको महासागर कहा गया। ब्रिटिश भू राजस्व नीति और कृषि नीति ने भारत में गरीबी बढ़ाई, अकाल पड़े, कुछ हद तक अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ तथा गांवों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने से मजदूरी के लिए शहर की ओर पलायन हुआ। फलतः इसे शोषणपूर्ण श्रम संबंधों की शुरुआत हो गई। डेनियल थार्नर ने 1890 से 1947 ईस्वी तक के
काल को कृषि अस्थिरता का काल कहा था। तो दोस्तों, इस तरह आप लोगों ने सामान्य अध्ययन टॉपिक 2 आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से 1947 महत्वपूर्ण घटना, व्यक्ति और समस्याएं, इस सामान्य अध्ययन जो यूपीपीसीएस के सिलेबस से मैंने लिया है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 टॉपिक 2 के अंतर्गत हमने आज अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसमें कुछ भी बाकी नहीं है, आप सिर्फ इतना ही पढ़ें और उसके बाद इसको ठीक से याद कर लें। इसके बाद में कभी आप लोगों को मुख्य परीक्षा में इसको कैसे प्रस्तुत करना है, किस क्रम में, मैप कैसे दिखाने हैं, उसको बता दूंगा। और मैं आपको पुनः यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मान लीजिए यदि भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पूछ रहा है कि ब्रिटिश नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, बताइए। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इस टेबल में सबसे पहले हमने घटना का उल्लेख किया है, उसके बाद उसके जो केस परिस्थितियाँ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, टूल्स, और उसके बाद तक हमने दरिद्रता का और ये अकाल का उल्लेख किया है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बताइए या दरिद्रता और अकाल के कारण बताइए, तो आप प्रारंभ फिर भी यहाँ से करेंगे। आप भले ही इनको ब्रीफ कर लेंगे, छोटा कर लेंगे बहुत ज़्यादा, आप संक्षिप्त में लिखेंगे, इलेबोरेट करके नहीं लिखेंगे, जितने भी आपको शब्दों की आवश्यकता होगी, लेकिन आपको ये सारी कहानी पूरी लिखनी होगी ताकि जो कि है जांच करने वाला है उसको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि आपको इस बिंदु से संबंधित पूरी जानकारी है। तो आप प्रारंभ करेंगे अपने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता से, कृषि के, उसके बाद शहरों के औद्योगिकीकरण और औद्योगिक संपन्नता से, उसके बाद निर्यात और साथ में निर्यात करने वाली वस्तुओं का उल्लेख, उसके बाद इनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि वो कैसे यहाँ भारत में आए थे, इसका उल्लेख करते हुए आप विचारक रजनी पामदत्त जी के ये 3 जो विश्लेषण हैं उनका उल्लेख करेंगे कि ये 3 विभाजन उन्होंने किस प्रकार से किए थे। फिर इनके टूल्स का वर्णन आप करेंगे। अगर आपको बहुत ब्रीफ में लिखना होगा तो आप सिर्फ यही लिख देंगे, धन निकासी के सिद्धांत और भू राजस्व प्रणाली और ग्रामीण दस्तकारी पर प्रहार किया गया, ददनी प्रथा उस समय लगाई गई और उसके बाद कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। उसके बाद आप जाकर के यहाँ पर फिर जो अकाल के पॉइंट पर मैंने बताए हैं वो आप अकाल दरिद्रता का उल्लेख कर सकते हैं। और यदि आप मान लीजिए आपको बीच में अगर कोई टॉपिक दे देता है, इससे दे देता है आपको, मान लीजिए धन निकासी सिद्धांत की चर्चा कीजिए, तब भी आप यही फार्मूला अपनाएंगे, यहाँ से आप प्रारंभ करेंगे, ऐसे दूसरे नंबर पर जाएंगे, फिर आप इतिहास में जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ इसका विश्लेषण करेंगे। आप पहले ये लिखेंगे, उसके बाद इतिहास में जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे पीछे यहाँ करने में। फिर आप दस्तकारी के वो धन निकासी के सिद्धांत की चर्चा करेंगे और धन निकासी के सिद्धांत की चर्चा करने के बाद यदि आपको आवश्यक समझ में आए तब भू राजस्व प्रणाली की चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर यहाँ से दे सकते हैं। तो आप धन निकासी सिद्धांत की चर्चा करें, उसके बाद भू राजस्व प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन करें और उसके बाद ये कंक्लूजन एक तरह से हो जाता है कि दरिद्रता और अकाल पड़ा था। तो इस तरह से उत्तर देने पर आपका उत्तर संपूर्ण हो जाता है, काटने के लिए कोई पॉइंट बचता नहीं है। फिर इसी के साथ ही सादर धन्यवाद आप लोगों का। मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल से जुड़ करके यहाँ से प्राप्त होने वाले फ्री मटेरियल्स और सिलेबस वाइज जो मैं आप लोगों को टॉपिक्स देते जा रहा हूँ उनके हल और साथ में मुख्य परीक्षा के बारे में पहले बता रहा हूँ। इसके बाद जो भी टॉपिक्स बचेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि मैं आप लोगों को प्री विजन के रूप में एक अलग से वीडियो बना करके कई वीडियो की श्रृंखला में चला दूंगा और उसके जरिए आप लोगों को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो सादर धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार।